हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया एवं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। सबसे पहले हम देखेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, फिर हम देखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। आइए देखते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्थ क्या होता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्थ होता है ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती होता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्थ होता है ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती हो। आइए, यदि हम एक अभिक्रिया लें R gives out P और इस अभिक्रिया के लिए यदि हम वेग व्यंजक लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? आप पढ़ चुके हो, वेग बराबर क्या होगा? K इंटू अभिकारक क्या है? R की सांद्रता, इसके ऊपर क्या होगा? पावर 0। क्योंकि आप लिखे हो शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्थ क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती हो। और आपको मालूम है कि वेग, तात्क्षणिक वेग की यदि हम बात करें, इसको हम लिखेंगे माइनस dr/dt। और आपको मालूम है किसी भी संख्या का पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। तो k इंटू 1 और माइनस dr/dt बराबर k। इसको आप बोल सकते हैं अवकल वेग समीकरण। ये क्या है? ये है आपका अवकल वेग समीकरण। ये है आपका अवकल वेग समीकरण। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए यह है आपका अवकल वेग समीकरण। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे और निकालेंगे समाकलित वेग समीकरण। नाम से स्पष्ट है समाकलित वेग समीकरण। वो हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। इसको आप लोग नोट कीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी का हम लोग रीअरेंज कर लेंगे, लिखेंगे माइनस dr इज इक्वल टू dt उधर लेकर जाइए, क्या हो जाएगा? k इंटू dt और माइनस को भी लेकर जाइए उधर, माइनस k इंटू dt। अब दोनों तरफ समाकलन करने पर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ समाकलन करने पर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, आपको मालूम है यहां जो dr है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ये आपका r होगा, r की सांद्रता। और k का इंटीग्रेशन, k क्या है? कांस्टेंट है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? देखिए k dt, इस k को हम लिख सकते हैं k गुना 1 dt और 1 को हम लिख सकते हैं t के पावर 0। k को कांस्टेंट है, ये बाहर लीजिए, t के पावर 0 dt। और आपको मालूम है इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं? पावर में एक जोड़ देते हैं, उसी के बटे में लिख देते हैं। तो k इंटू
टी पावर 0 + 1 बटे 0 + 1 और प्लस में एक कांस्टेंट आता है सी। आपको पता है कि अनिश्चित समाकलन जब भी निकालेंगे, आप लोग पढ़े होंगे मैथमेटिकल टूल्स में, जब भी हम लोग अनिश्चित समाकलन निकालते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन निकालते हैं, एक नियतांक आता है, एक स्थिरांक आता है, तो सी लिखते हैं। तो क्या हो गया k × t + c, यानी कि इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया kt, माइनस बार में है तो माइनस k × t प्लस में क्या c। अब देखिए हम चाहते हैं कि समाकलन स्थिरांक जो है, यहां लिख लेंगे कि जहां c क्या है, जहां c समाकलन स्थिरांक है, जहां c क्या है समाकलन स्थिरांक है। अब हम चाहते हैं कि इस c का मान निकल जाए, कैसे निकालेंगे, इसके लिए कुछ न कुछ कंडीशन आपको दिया रहेगा। या हम लोग मान लेते हैं कि जब टाइम जीरो था उस वक्त अभिकारक की सांद्रता क्या थी, जब t = 0 तो अभिकारक की सांद्रता ये मान लेते हैं R0 के बराबर। मान लिया कि जब टाइम 0 था उस वक्त अभिकारक की सांद्रता क्या था, R0 के बराबर था। ये R0 क्या है, ये R0 आपका जो अभिकारक है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। R0 क्या है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। अब हम लोग यहां इस समीकरण में हम लोग t का मान 0 रख देंगे और जहां पर r की सांद्रता है क्या रख देंगे, R0 रख देंगे। तो जहां पे r की सांद्रता है यहां हम लोग R0 लिख देंगे और जहां पर t है वहां पे 0 लिख देंगे। और R0 बराबर समथिंग गुना 0 0 प्लस c c, देयरफॉर c का मान कितना आ गया, R0 आ गया। अब c का यह मान, इसको हम कुछ कह देते हैं समीकरण नंबर 1। तो c का यह मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, c का मान का रखने पर समीकरण नंबर 1 में c का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए क्या हो जाएगा, R की सांद्रता, बड़ी कोष्ठ का मतलब क्या होता है, मोलर सांद्रता, और मोलर सांद्रता का मतलब क्या होता है, मोलरता। तो क्या आपका R की सांद्रता बराबर माइनस KT प्लस C का मान निकाला है कितना है, R0 है। इसको आप लोग कॉपी कीजिए। तो लिख लिए, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमें एक समीकरण प्राप्त हुआ है, यह समीकरण है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ R इज इक्वल टू माइनस KT प्लस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब जरा आप लोग देखेंगे, आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा का समीकरण। उसमें आप पढ़े होंगे एक टाइप पढ़ाएंगे आपको हम, y = mx + c। यह समीकरण किसका है, सरल रेखा का है, स्ट्रेट लाइन। और इस इक्वेशन में m क्या होता है, यह रेखा का ढाल होता है, और c क्या होता है, अंतःखंड होता है, y अक्ष पर प्राप्त अंतःखंड होता है। यदि आप इस समीकरण को गौर से देखेंगे
तो आप पाएंगे कि यह समीकरण जो है वह इस रूप का है, y बराबर mx प्लस c के रूप का है। यह समीकरण इस रूप का है। इसका मतलब यदि हम r की सांद्रता और समय t के बीच ग्राफ खींचें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इसकी तुलना हम किससे कर रहे हैं? y बराबर mx प्लस c से कर रहे हैं। कहने का मतलब इस समीकरण का जो रूप है वो y बराबर mx प्लस c के रूप का यह समीकरण है। अतः जब हम क्या करेंगे? ग्राफ खींचेंगे y अक्ष पर, देखिए y की जगह पर क्या है? r की सांद्रता। तो y अक्ष पर हम क्या रखेंगे? r की सांद्रता, r की सांद्रता। और अब देखिए x के जगह पर क्या है? t है। इसका मतलब x अक्ष पर हम समय को रखेंगे। ये आपका ओरिजिन, और इसका जो ग्राफ आएगा वह एक स्ट्रेट लाइन आएगा। आप यहां देख सकते हैं m के जगह पर, m को हम ढाल कहते हैं, ढाल m कितना है बताइए? m के जगह पर है माइनस k, यानी कि आपको जो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, आपको जो सरल रेखा मिलेगा उसकी ढाल क्या होगी? माइनस k होगी। और y अक्ष पर जो अंतःखंड मिलेगा, y अंतःखंड, यह अंतःखंड कितना है बताइए? ये r नॉट के बराबर है। तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। और ये जो यहां से ये आपको इंटरसेप्ट मिल रहा है, y अक्ष पर अंतःखंड मिल रहा है, ये कितना है? ये r नॉट के बराबर है। ये आपका r नॉट के बराबर है। और स्ट्रेट लाइन जो है इसकी ढाल क्या होगी? तो इसकी ढाल आपको मिल चुका है, कितना देखिए? माइनस के, ढाल बराबर माइनस के। अब जरा आप चाहे तो इसी समीकरण से क्या करेंगे? वेग स्थिरांक को भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ के क्या है? वेग स्थिरांक है। अच्छा, तो यहां जो आपको समीकरण प्राप्त हुआ, ये वाला समीकरण, इसी को हम कहते हैं क्या? ये आपका है समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण, यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ये आपका समाकलित वेग समीकरण है, क्योंकि इंटीग्रेशन करने के बाद, समाकलन करने के बाद आपको यह समीकरण प्राप्त हुआ है, इसलिए हम कहेंगे इसको समाकलित वेग समीकरण। अब इसी समीकरण से हम लोग वेग स्थिरांक k का मान भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? वॉर, इस माइनस के जी को इधर लेकर आइए तो क्या हो जाएगा? के जी हो जाएगा। इसको उधर लेकर जाइए तो आर नॉट माइनस आर, देयरफॉर के बराबर क्या हो गया? आर नॉट माइनस आर बटा टी। ये क्या हो गया सर? ये हो गया आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान, यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का मान कितना होता है? तो ये होता है। ये आपको याद रखना है, इसको नोट कीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
एग्जाम्पल क्या होगा इसका? उच्च दाब पर गैसीय अमोनिया, उच्च दाब पर गैसीय अमोनिया का तप्त प्लैटिनम की सतह पर वियोजन शून्य कोटि की अभिक्रिया का एक उदाहरण है। उच्च दाब पर गैसीय अमोनिया का तप्त प्लैटिनम जो धातु है, तप्त प्लैटिनम में क्या धातु है? तप्त प्लैटिनम धातु लिख लेंगे। उच्च दाब पर गैसीय अमोनिया का तप्त प्लैटिनम धातु की सतह पर वियोजन शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। इसको हम कैसे लिखेंगे? अमोनिया NH3, तापमान 1130 केल्विन और उत्प्रेरक कौन है? प्लैटिनम। N2 ये एग्जाम्पल है किसका? शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। और इसके लिए जब वेग लिखना चाहें, वेग व्यंजक क्या होगा? K इंटू NH3 पावर क्या हो जाएगा? 0। आपसे इतना है, लेकिन पावर 0 तो 1 होता ही है। इसका प्लॉट कीजिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं, हम लोग प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या करेंगे? समाकलित वेग समीकरण निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्थ क्या होता है? ठीक है, हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्थ होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्थ होता है ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घातांक के समानुपाती हो। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्थ होता है ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घातांक के समानुपाती हो। यदि हम एक अभिक्रिया ले लें, मान लेता हूं कि यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। R मतलब रिएक्टेंट अभिकारक और P मतलब प्रोडक्ट उत्पाद। इसके लिए हम वेग व्यंजक लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे?
वेग बराबर k इंटू अभिकारक r की सांद्रता का पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा पावर। क्यों? क्योंकि यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इसीलिए हम पावर 1, और पावर 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो वेग को हम क्या लिखेंगे माइनस dr/dt। आपको बताए थे हम ये क्या होता है तात्क्षणिक वेग। ये तात्क्षणिक वेग आपका है k इंटू अभिकारक की सांद्रता। इसी को आप क्या बोल देंगे, इसको बोलेंगे अवकल वेग समीकरण। यह आपका प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अवकल वेग समीकरण। इसका नाम क्यों पड़ा अवकल वेग समीकरण? क्योंकि इस समीकरण में यह आपका अवकलज उपस्थित है। इस समीकरण में एक अवकलज दिख रहा है आपको dr/dt। ये क्या है आपका एक अवकलज है। चूंकि इस समीकरण में एक अवकलज का पद शामिल है, इसलिए हम बोलते हैं अवकल वेग समीकरण। अब इसी को हम लोग आगे इंटीग्रेट करेंगे, समाकलन करेंगे, तब क्या मिलेगा हमको? तब मिलेगा हमको समाकलित वेग समीकरण। इसी को हम रीअरेंज कर लेंगे, वर माइनस dr, इस r को इधर लेकर आइए और dt उधर लेकर जाइए, माइनस को भी उधर लेकर जाइए। r को हम इधर क्यों लाए? क्योंकि d के साथ यहां r है, यह वेरिएबल चर कौन है? r है। तो समान चर को एक तरफ लेकर चले आए, dr/r, उधर भेज दिए। कॉपी कीजिए इसको आप लोग। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। लोग कॉपी कर लिए। दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अब देखिए इसी का आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/r इंटू dr। आप पढ़े हो 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x टू द बेस e, log x टू द बेस e। और याद रखें log x टू द बेस e, इसी को हम कहते हैं ln x। ln x, log x टू द बेस e को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं ln x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल, यहाँ पे चर x था तो आपने ln x लिखा है। यहाँ देखिए चर क्या है r की सांद्रता, तो क्या हो जाएगा ln r हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे कांस्टेंट के है, अभी आपको बताए थे इंटीग्रेशन क्या होगा kt हो जाएगा, तो माइनस kt, और प्लस में एक नियतांक कांस्टेंट आ जाएगा c। इसको आप समीकरण नंबर 1 कर दीजिए। और फिर से हमें क्या करना है? समाकलन स्थिरांक का मान निकालना है। कैसे मान निकालेंगे बताइए आप लोग? जब t बराबर 0 तो अभिकारक r की सांद्रता बराबर r0। हम मान लिए कि जब समय 0 था, जब टाइम 0 था, तब अभिकारक की सांद्रता क्या था
आर नॉट था। ये आर नॉट क्या है? यह अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। अब आप इसी समीकरण नंबर 1 में जहां पर टी है वहां 0 रख दीजिए, और जहां पर आर की सांद्रता है वहां पे आर नॉट रख दीजिए। तो समीकरण नंबर 1 में जहां पर आर की सांद्रता है वहां पर आर नॉट लिख दीजिए, और जहां पर टी है वहां पे 0 लिख दीजिए। वॉड ln r नॉट 0 प्लस सी, इसीलिए c बराबर ln r नॉट। आज ही मैं एक वीडियो डाला हूं लॉगरिथम का, लघुगणक का। आप पहले उस वीडियो को देखें अच्छे से, उसके बाद इसको आप देखें तो आपको समझ में अच्छा सा रहेगा। और जो बच्चे बायोलॉजी के हो उनके दिमाग में रहता है पहले से कि मैं बायोलॉजी का हूं तो मैथ का वीडियो क्यों देखूं, लेकिन आपको मालूम है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में मैथ्स का यूज है बहुत ज्यादा। तो आप पहले लॉग यानी कि लघुगणक उसका वीडियो देखें, फिर इसको देखें तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। कॉपी कीजिए इसको आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस c के मान को हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। c का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, c का यह मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। ये आपका है समीकरण 1, ln r माइनस के टी प्लस सी का मान कितना है? ln r नॉट। ln मतलब कुछ नहीं, ये log ही है, बेस में क्या है? e है। इसको इधर लेकर आइए, ln r, जब इसको इधर लाएंगे इसका अगर प्लस चिन्ह है इधर क्या जाएगा? माइनस चिन्ह, माइनस ln r नॉट बराबर माइनस के टी। और आज ही आपको हम पढ़ाए हैं मैथ्स के वीडियो में प्रॉपर्टीज, फॉर्मूले, log m माइनस log n। आज आप पढ़े हो कि log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a, ये क्या होता है? तो द log m बटे n टू द बेस a, ये प्रॉपर्टीज है, फॉर्मूला है ये। log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a बराबर क्या होता है? log m बटे n टू द बेस a। तो देखिए log m बेस में क्या है? बेस में तो e है ना, तो ln r बटे क्या हो जाएगा? r नॉट। और फिलहाल हम अभी इतना रखते हैं यहीं तक, जैसा ग्राफ खींच लेंगे हम, फिर आगे बढ़ेंगे। यहीं तक रखिए, पहले से हम ग्राफ खींचेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए इसको आप देखिए y बराबर mx प्लस सी, यह समीकरण y बराबर mx प्लस सी के रूप का है। जरा आप लोग गौर करेंगे, y की जगह पर क्या लेना है? x की जगह पर क्या है? t है ना, और जो आपका अंतःखंड है वो क्या है? ln r नॉट है। आप ग्राफ खींच सकते हैं। y अक्ष पर क्या आएगा? ln r, और x अक्ष पर क्या आएगा? देखिए समय आएगा t। और इसकी ढाल कितना है? हम जगह पे क्या है? माइनस के। इसका ग्राफ भी कुछ इस तरह से आएगा। ये आपका अंतःखंड कितना है? अंतःखंड आपका ln r नॉट, अंतःखंड है ln r नॉट, और m यानी कि ढाल कितना? माइनस के। इस स्ट्रेट लाइन का ढाल कितना है? माइनस के। इसको नोट कीजिए। तो
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। y अक्ष पर क्या है? ln r, और x अक्ष पर क्या है? टाइम, समय। ये आपका ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। ये y अंतःखंड कितना है? ln r नॉट, और इसकी ढाल m जगह पे क्या? माइनस की ढाल कितना है? माइनस। इरेज करते हैं इसको। अब इसको आप लाइए इधर, जो हम लोग कर रहे थे, ln r, और इसको हम लोग कुछ कह लेते हैं, समीकरण नंबर 2 कह लेते हैं इसको। इधर लाइए, ln r नॉट माइनस के टी, और log m माइनस log n क्या होता है? log m बटे n, यहां लिखे हैं ln r बटे r नॉट बराबर माइनस के टी। और यहां से वेग स्थिरांक आप निकाल सकते हो, k का मान। Therefore k बराबर क्या हो जाएगा बताइए? इस उधर लेकर आइए, हो जाएगा ln r बटे r नॉट बटे क्या? माइनस टी, वॉल के बराबर माइनस 1 बटे टी ln r बटे r नॉट। ये क्या हो गया? ये हो गया प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान। कॉपी कीजिए इसको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वॉट, इस माइनस को हम लोग यूज कर सकते हैं। ये माइनस मतलब नहीं कुछ तो 1 है, -1, ये इसके पावर में जा सकता है ln r बटे r नॉट पावर -1। आज आपको हम पढ़ाए थे फॉर्मूला में, आर्गुमेंट का यदि कोई पावर होता है तो ये जंप करके यहां आ जाता है। जब ये जंप करके यहां आ सकता है, ये यहां से -1 भी इस पर जा सकता है। वॉर ये बराबर, और आपको मालूम है कि P बटे Q का पावर -1 होगा, ये उलट जाएगा, हो जाएगा क्या हो जाएगा? Q बटा P हो जाएगा। P बटे Q पावर के -1 उलट जाएगा, Q बटा P हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा? ln, उलट दीजिए इसको, r नॉट बटे r। तो आप इस रूप में भी याद रख सकते हैं, यानी कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान आप ये भी याद रख सकते हैं। समझ गए? अब देखिए, हम यहां पर ln है, ln मतलब क्या हो गया? log, बेस में क्या है? e। आप चाहें तो इसको बेस 10 में भी बदल सकते हैं, और प्राय केमिस्ट्री में बेस 10 में बदल करके याद रखना चाहिए फॉर्मूला को, क्योंकि जब भी आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको बेस 10 वाला फॉर्मूला ही लगाना चाहिए। तो देखते हैं इसको कैसे बदलेंगे हम लोग। 1 बटा टी, यहाँ ln है, इसको तोड़िए। ln का मतलब क्या होता है? ln का मतलब होता है बेस में क्या है? e। आप इसको भी कुछ कह दीजिए, समीकरण नंबर 3। अब देखिए ln का मतलब क्या होता है? बेस में e। मतलब क्या होता है ln का? बेस में e। आज आप पढ़े हैं बेस चेंज फॉर्मूला, बेस चेंज फॉर्मूला। तो यदि हम यहां पर लिखें log x टू द बेस e, बेस में क्या है? e है। यदि बेस में e है और उस बेस को हम बेस 10 में चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? देखिए log x, बेस में क्या है? e है। आपको बताया था हम बेस में जो ऊपर है उसको ऊपर लिख लीजिए, जो नीचे है उसको
नीचे लिख लीजिए, जो ऊपर है उसको ऊपर लिखिए, जो नीचे है उसको नीचे लिखिए, और जो भी बेस लगाना है वो लगा दीजिए। यदि हम बेस 10 लगाते हैं, यहां भी बेस 10 लगाएंगे, और जब इसको आप ऊपर लेकर जाएंगे तो ये उलट जाएगा, 10 ऊपर हो चला जाएगा, ई नीचे आ जाएगा, इंटू हो जाएगा log x बेस 10। और आप याद रखिए log 10 बेस ई, log 10 बेस ई इसका मान होता है 2.303, 2.303 याद रखिए आप लोग। log 10 बेस ई इसका मान कितना होता है 2.303। तो आपको याद रखना है जब कभी भी log x बेस ई को log x बेस 10 बदलना हो, जब कभी भी log x टू द बेस ई को log x टू द बेस 10 बदलना हो, क्या करना होगा आपको 2.303 से गुना करना होगा, 2.303 से गुना करना होगा, यानी ये बराबर 2.303 बटा टी। अब हम लोग बेस ई के जगह पर बेस 10 लिख सकते हैं, बेस 10। और केमिस्ट्री या फिजिक्स में कहीं पर भी यदि सिर्फ लॉग लिख दे, सिर्फ LOG लॉग लिख दे और बेस में कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहे, तो हम समझेंगे कि वहां बेस में क्या है 10 है। देखिए बेस में क्या है 10 है, यहां कुछ नहीं लिखे हैं, LOG लेकिन लिख दिए हैं। यदि केमिस्ट्री या फिजिक्स में कहीं पर भी लॉग लिखा हुआ रहे, बेस में कुछ भी नहीं रहे, तो हम क्या समझेंगे बेस में 10 समझेंगे। लेकिन कैलकुलस में, कैलकुलस की दुनिया में यदि आपको LOG लॉग लिखा रहे और बेस में कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहे, तो हम लोग वहां बेस में ई समझेंगे। लेकिन फिजिक्स या केमिस्ट्री में आपको यदि LOG लॉग लिखा हुआ, बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ, क्या समझेंगे हम लोग बेस में 10 है। यहाँ जो बेस 10 है उसको हम लोग नहीं लिखे, है ना, क्यों, नहीं भी लिखेंगे फिर भी ऐसा मानकर चलेंगे कि वहां बेस में 10 है। कॉपी कीजिए इसको आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसलिए लिख सकते हैं कोना पर गुना कर लीजिए, क्या हो जाएगा k इंटू टी बराबर 2.303 log R0 बटे R। यहाँ बेस में क्या है नहीं कुछ, तो बेस में यहाँ 10 वॉट। इसको हटाइए तो KT बटे 2.303 बराबर log R0 बटे R। इसी को उल्टा के लिख लीजिए, log R0 बटे R बराबर K बटे 2.303 इंटू टी। अब इसको आप जब गौर से देखेंगे तो ये इस रूप में है, y बराबर mx। यह भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा है। यदि इसका हम ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा, y अक्ष पर क्या रखेंगे log R0 बटे R। y अक्ष पर हम रख रहे हैं log R0 बटे R, और x अक्ष पर क्या रख रहे हैं, x के जगह पर क्या t यानी समय। तो y बराबर mx, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, और जब x का मान आप 0 करोगे तो y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। m गुना 0 0, x 0 रखने पर y 0 आ रहा है। इसका मतलब यह सरल रेखा मूल बिंदु से गुजरेगा। हम लोग मूल बिंदु से इसको गुजार देंगे, ये ग्राफ हो जाएगा।
और ढाल m के जगह पे क्या है k बटे 2.303, इस स्ट्रेट लाइन का ढाल हो जाएगा कितना होगा ढाल बताइए, k बटे 2.303। इसको नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप पीछे पढ़े हो ln r बटे r नॉट बराबर क्या था, माइनस के टी था। ये आप अभी भी पढ़े हो, आप कॉपी चेक कर सकते हो। आप क्या पढ़े हो, ln r बटे r नॉट माइनस के टी। थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े ये वाला एक्सप्रेशन। ln का मतलब लॉग, लॉग r बटे r नॉट, बेस में क्या है e। ln को हटाएंगे क्या बेस में आएगा, e आएगा माइनस के टी। और आप पढ़े हो कि लॉग को यानी कि लघुगणक को हम चर घातांक की फलन में कैसे बदलते हैं। ये क्या आपका, ये आपका इनपुट है, ये क्या आपका आउटपुट है, और बेस में क्या है ई है। तो इसको आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे बेस ई के पावर माइनस के टी बराबर क्या आर बटे आर नॉट। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, लघु गणक को चर घातांक की फलन में बदल रहे हैं। कोना कोनी गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, आर की शांता बराबर आर नॉट इंटू ई के पावर माइनस के। यह भी एक आपका समीकरण आ गया, किसके लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। नोट करेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आप एक और समीकरण पढ़े हो, समीकरण नंबर 1 जिसको आप बोले थे, क्या लिखे थे, ln r बराबर माइनस के टी प्लस ln r नॉट। वापस हम लोग यहां चलते हैं, इस समीकरण से एक और से हम ड्राइव करेंगे। यदि हम मान लें कि जब समय यानी t है ये t1 था, जब t का मान t1 था, तब अभिकारक की सांद्रता को हम मान लेते हैं क्या r1। यानी कि समय जब t1 था उस वक्त अभिकारक क्या था, r1 था। तो हम लोग इसी समीकरण में जहां पर r है वहां r1 रख दीजिए, और जहां पर t वहां पे t1 रख दीजिए। समीकरण नंबर ए, जब t का मान t2 तब r का मान हम मान लेते हैं r2। अब हम इसी समीकरण में जहां पर r है वहां पर हम r2 लिख लेंगे, और जहां पर t है वहां पे t2 लिख लेंगे, और इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर बी। अब समीकरण ए में b को घटाने पर, समीकरण ए में b को घटाने पर, समीकरण ए में b को घटाने पर, तो बायां पक्ष में बायां घटा दीजिए और दायां पक्ष में दायां घटा दीजिए। क्या हो जाएगा, ln r1 माइनस ln r2 बराबर दिस
माइनस दिस क्या हो जाएगा माइनस KT1 और यहाँ पे एक और माइनस है माइनस इंटू फिर माइनस KT2 ln R0 और माइनस ln R0 ये कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, ये आ गया वॉट। आपको मालूम है कि log m माइनस log n क्या होता है log m बटे n log ln R1 बटे R2 बराबर यहाँ क्या हो गया माइनस गुना माइनस प्लस KT2 माइनस KT1 वॉट ln R1 बटे R2 बराबर के कॉमन ले लीजिए T2 माइनस T1। कॉपी कीजिए इसको आप लोग। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहां से हम लोग के निकाल लेते हैं देयरफॉर के बराबर ये गुना में भाग में आएगा 1 बटे T2 माइनस T1 1 बटे T2 माइनस T1 ln R1 बटे R2 ये भी आपका एक समीकरण आ गया। यह है दो अलग अलग समय T1 और T2 पर प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान। अब हम एग्जांपल की बात करते हैं कि एग्जांपल क्या होगा। एथीन फॉर्मूला क्या होता है C2H4। एथीन का हाइड्रोजनन हाइड्रोजनेशन प्रथम कोटि अभिक्रिया का एक उदाहरण है C2H4 प्लस H2 देगा आपको C2H6। इसके लिए आप लिखेंगे वेग व्यंजक क्या लिखेंगे K इंटू C2H4 और क्या हो जाएगा इसका 1। सो कॉपी कीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं। अस्थायी नाभिक का प्राकृतिक और कृत्रिम जो नाभिकीय विखंडन है वह भी प्रथम कोटि की बल गतिकी के द्वारा दिया जाता है। एग्जांपल हम लेते हैं रेडियम 88-226। यह नाभिक है रेडियम का। ये क्या आपका परमाणु संख्या, ये क्या द्रव्यमान संख्या है। यह आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो सक्रिय पदार्थ है। यह जब एक अल्फा कण का त्याग करता है अल्फा कण को हम हीलियम का नाभिक कहते हैं He24। तो आपका रेडॉन बनता है 86-222। कैसे बैलेंस करेंगे देखिए 86 और प्लस 2 कितना हो गया 88 और 222 प्लस 4 क्या हो गया 226। यह आपका नाभिकीय अभिक्रिया है। क्या यह एक नाभिकीय अभिक्रिया है। तो
अस्थाई नाभिक का जो प्राकृतिक हो या कृत्रिम नाभिकीय विखंडन हो वह प्रथम कोटि की बल गतिकी द्वारा दिया जाता है। इसके लिए आप लिखना चाहेंगे वेग व्यंजक, क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे इसको। तो आज हम इतना रखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।